नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, aryavartindiannation.com के YouTube चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी बसंत कुंज, दक्षिण दिल्ली के बसंत कुंज थाना के सामने में हूं। हमारे पीछे, इस थाने के पीछे में जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में रहते हैं दिल्ली पुलिस के एक बहुत बेहतरीन अधिकारी। आज उनसे मुझे मिलना था और विषय ये था कि रेखा गुप्ता जी जिस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ के लिए चुनाव लड़ी थी, या उससे पहले जब वो कॉलेज में अपने छात्र संघ के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ी थी, उस साल यानी 1994 में 15 सितंबर 1994 को क्या हुआ था, जिसके कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम अभ्यर्थी दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में हार गए थे। दिल्ली में काम करने वाले जितने पत्रकार बंधु बांधव हैं, या दिल्ली के अखबारों में, टेलीविज़न में, जितने भी आज की तारीख में दिल्ली के मुख्यमंत्री से संबंधित जो समाचार लिख रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, शायद उन्हें नहीं मालूम होगा कि जिस वर्ष यानी 1995 में श्रीमती रेखा जी यानी रेखा गुप्ता जी, उस समय सुश्री रेखा गुप्ता जी जिस समय चुनाव लड़ी थी दिल्ली विश्वविद्यालय से, अपने कॉलेज में जब वो जिस वर्ष प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसी वर्ष दक्षिण दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक ऐसा कांड हुआ था, एक ऐसा शूट आउट हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रिजमोहन त्यागी और उनके साथ एक डॉक्टर का जिस तरह से शूट आउट हुआ, पुलिस इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर के बाद जब दूसरे दिन 16 सितंबर के अखबारों में यह खबर प्रकाशित हुई कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है 1994 में, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो अभ्यर्थी हैं, उनके मदद के लिए ये सभी आए थे। राजा गार्डन चौक पे 2 लोगों को पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया। जिस व्यक्ति ने उस चीज को लीड कर रहे थे, लक्ष्मी नारायण राव, क्योंकि हम लोग उस दिन मिरांडा हाउस से चेज किए थे उस गाड़ी को, और फिर फाइनली वहां पर राजा गार्डन चौक पे उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। और ये लक्ष्मी नारायण राव के साहब के तत्वावधान में जो पुलिस टीम बनी थी, वो टीम वहां पे उन्हें ढेर कर दिया था, मार कर दिया था। 1994 के चुनाव में जो विद्यार्थी परिषद या 1994 का जो दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ था छात्र संघ का, उसमें आज की जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने महाविद्यालय की प्रतिनिधित्व की थी। लेकिन अगले ही वर्ष 1995 में जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से सुश्री या श्रीमती रेखा जी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में जीती थी। उसी वर्ष अलका लांबा अध्यक्ष के पद पर चुनाव जीती थी। आज मैं जाके जब राव साहब से बात किया, राव साहब उस समय दिल्ली पुलिस के
एसीपी थे। और उस समय हम लोग के जो बड़े भाई बोलेंगे वो दीपक मिश्रा साहब उस समय पश्चिमी डीसीपी थे, पश्चिमी जिला के। दीपक साहब पुलिस कंट्रोल रूम में बैठ के उन तमाम चीज़ों को देख रहे थे और राव साहब अपने 11 पुलिस कर्मियों के साथ उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे जिसका कि बृजमोहन त्यागी को फॉलो करना था। राव साहब को उस दरमियान जो पुलिस इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर के दौरान में राव साहब को पेट में गोली लगी थी, उनके हाथ में गोली लगी। उसमें दो दिल्ली पुलिस के 2 कर्मी, एक सुनील और एक विजेंद्र जी, इन दो लोग और घायल हुए थे। बाद में इन लोगों का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में और तमाम जो चिकित्सा की सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें हुआ। लेकिन इस बात का जिक्र आज इसलिए हो रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में उस 94 और 95 के दौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सपोर्ट करने के लिए जिस तरह से वेस्टर्न यूपी के गैंगस्टर्स आते थे और यहाँ दिल्ली पुलिस एलिमिनेट की, उस दौरान उस एलिमिनेशन के बाद में दिल्ली के जो अखबार हैं उस अखबार में जिस तरह से प्रकाशन किया गया, जिस तरह से खबरें बनी, लिखा गया कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां क्रिमिनल्स को अपने सपोर्ट में ला रही हैं। इसका परिणाम ये हुआ था कि विद्यार्थी परिषद का उस 94 के चुनाव में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में पत्ता साफ हो गया था। एक भी व्यक्ति नहीं जीते। पिछले दिन रजौरी गार्डन और राजा गार्डन के उस जगह पे गया था जहां पे ये इनकाउंटर हुआ था। मैं अभी जब राव साहब से मिल के आया, राव साहब को भी आश्चर्य लगा कि 31 साल बाद हम लोग उस चीज को फिर से दोहरा रहे हैं। राव साहब दिल्ली पुलिस के बहुत बेहतरीन अधिकारी हैं। उनका कहना है कि यह नहीं कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस में नेतृत्व की कमी है, लेकिन इस बात से भी नजरअंदाज नहीं किया सकता है, इस बात को भी इनकारा नहीं जा सकता है कि आज दिल्ली पुलिस में नेतृत्व की कमी हो रही है। एमबी कौशल के समय में, जिस समय ये 1994-95 की बात है, एमबी कौशल के वक्त में जिस तरह से दिल्ली पुलिस में एक वर्चस्व या दिल्ली पुलिस के प्रति लोगों का जो विश्वास जगा था, दिल्ली पुलिस के जो छोटे कर्मचारी थे, चाहे एसएचओ थे, एडिशनल एसएचओ थे, जो बाद में उनका प्रमोशन हुआ था, एसीपी बने थे, उस तरह की प्रक्रिया अब दिल्ली पुलिस में नहीं हो रही है। दिल्ली पुलिस में जो छोटे कर्मी हैं उनका जो मनोबल बढ़ना चाहिए वो मनोबल नहीं बढ़ पा रहा है, और इसका मुख्य कारण है कि जो शीर्षस्थ कुर्सियों पे बैठे हुए अधिकारी हैं वो अधिकारी इन लोगों को मनोबल बनाने में, मनोबल बढ़ाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। चाय बोलेंगे। राव साहब, मैं एक कहानी कर रहा हूँ। ये कहानी जुड़ी हुई है दिल्ली पुलिस से और अभी जो मुख्यमंत्री बनी है उसके साथ में, और ये हम जोड़ रहे हैं 1994 की एक घटना से जिसमें आप पूरे केंद्र में थे। 94 में क्या घटना हुई थी उस चुनाव के दौरान, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के दौरान? देखिए, हमको 1994 में
अगस्त महीने का में खबर में मिली थी कि बृजमोहन त्यागी दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव हैं, डूसू के चुनाव हैं, उनमें देखा गया है और वहाँ पर किसी कैंडिडेट्स के लिए सपोर्ट कर रहा है और उनके लिए वो काम कर रहा है, एबीवीपी के सपोर्टिंग कैंडिडेट्स के लिए काम कर रहा है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए इस खबर को हमने फिर डेवलप किया तो इलेक्शन थे 16 सितंबर को, और उससे पहले हमने रेकी करते रहे उसको हम ट्रैक करने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली 15 सितंबर को हमको उसके गाड़ी का नंबर मिल गया था, वाइट कलर मारुति गाड़ी। और उसका मिलने के बाद में हमको जब नंबर मिल गया तो हमने फिर वहीं से उसको ट्रैक करना शुरू किया। 15 सितंबर को करीब 1 बजे के लगभग उसको हमने स्पॉट कर लिया उस गाड़ी को, और यूनिवर्सिटी एरिया से जब वो चली गाड़ी, उसके काले शीशे थे। तो हम काले शीशे होने की वजह से ये नहीं पहचान पाया कि उसके साथ में बृजमोहन त्यागी के साथ में कोई और ऐसा तो नहीं है। तो हम दुविधा में थे कि बृजमोहन त्यागी यूनिवर्सिटी एरिया से आ रहा हो, ऐसा ना हो कि कोई लड़का लड़की कोई हो उस गाड़ी में। काले शीशे की गाड़ी होते हुए नज़र नहीं आ पा रहे थे पीछे कौन बैठा। हाँ, बृजमोहन त्यागी आगे चला रहा, क्योंकि हमारे पास फोटो थी उसकी और उससे फोटो से पहचान सकते थे, तो हमने उसको पहचान लिया था। गाड़ी तो बृजमोहन त्यागी चला रहा है, उसके बगल में कोई एक अनजान आदमी बैठा है, वो उसका भी नहीं पता था कि वो कोई स्टूडेंट है क्या था, हम नहीं जानते थे। लेकिन और इसीलिए हमने यूनिवर्सिटी में पीछा करते करते राजौरी गार्डन चौक तक आ गए। तब तक हम ये देखते रहे कि ये कहीं उतरेगा तो उसको पकड़ेंगे, कैसा कुछ करेंगे। लेकिन हमारी और खबर ये थी कि उस दिन बृजमोहन त्यागी राजौरी गार्डन में किसी एक आदमी को सुपारी किलिंग के लिए सुपारी ले रखी थी बॉम्बे के किसी बिजनेसमैन से, तो उसको मारने जाना था। ये खबर भी हमारे पास सटीक खबर थी। तो इस खबर को मद्देनजर रखते हुए हमें, क्योंकि उसको मारने, किसी आदमी को मारने से बचाने के लिए हमने उसको सोचा कि अब राजा गार्डन चौक पर जो रेड लाइट थी उस टाइम पे गाड़ी जब रुकी तो हमने उस गाड़ी को सैंडविच किया। और दीपक मिश्रा जी कंट्रोल रूम में बैठे हुए सारा मॉनिटर कर रहे थे कि जब हम एक टू एक वायरलेस सेट पे हम उनको बता रहे थे क्या प्रोग्रेस है। और इसी वजह से हमने रास्ते में यूनिवर्सिटी से राजा गार्डन तक हमने उसको कहीं रोका नहीं और कोई पकड़ने की कोशिश नहीं की। इसकी 2 वजह थी, एक तो राजारू गार्डन तक हम ले जाना चाह रहे थे, दूसरा ये सोच रहे थे कि हम असमंजस में थे कि कोई गाड़ी में कोई और स्टूडेंट ना बैठे। और वो क्योंकि बृजमोहन त्यागी के बारे में ये मालूम था, इसने बहुत सी जगह कह रखा था कि अगर जब भी मैं पकड़ा जाऊंगा तो गोली चलेगी। तो वी वर ऑल्सो श्योर, हमें भी पक्का मालूम था कि जो ही इसको हम छेड़ेंगे या पकड़ने जाएंगे तो पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये गोली चलाएगा, और जो गोली चलाएगा तो एनकाउंटर हो सकता है, और उस एनकाउंटर में कोई अगर इनोसेंट लड़का लड़की वहाँ पर बैठे गाड़ी में वो भी मर सकते हैं। तो इस असमंजस में हम रहे, और इसलिए बाद में फिर हमने एक रिस्क लिया, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये है कि वो किसी को मार देगा जाके, जिसकी सुपारी ली हुई थी। तो हमें रिस्क लेना पड़ा कि हम इस गाड़ी को यहीं पर रोकें और इसको आगे ना जाने दें। आगे हमने गाड़ी लगाई, एक तरफ उसके साइड में लेफ्ट में लगाई, एक पीछे लगाई, तो गाड़ी को हमने सैंडविच कर लिया। और जो ही मैं उतरकर, हम सब हमारे 11 आदमी की टीम थी, हम उतरकर जब प्लेन क्रॉस में थे और वेपन हमारे पास थे, हम जो ही उतरकर उसको गाड़ी को खुलवाने के लिए उसके पास गए तो अंदर से गोली चली और उसके बाद एनकाउंटर हो गया। और उसके बाद बृजमोहन त्यागी और उसके साथ जो बैठा हुआ आदमी था अनिल मल्होत्रा करके, वो दोनों वहाँ पे मारे गए। बाद में पता लगा अनिल मल्होत्रा भी एक बड़ा क्राइम कुंडली उसकी जब खंगाली तो पता लगा बहुत डेस्परेट था वो। लकीली पीछे कोई नहीं था। और उसके बाद हम जब इंजर्ड हो गए, 3 आदमी पुलिस के 3 पब्लिक के इंजर्ड हो गए, अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए। पेट में गोली किसको लगी थी? पेट में मुझे पेट में गोली लगी, हाथ में गोली लगी। और उसके बाद इंजर्ड हालत में होने के बावजूद फिर हमने उसको एनकाउंटर को पूरा करके वो जब चले गए। इन द मीन टाइम मैंने मिश्रा जी को वायरलेस सेट पे जब गोली चल पड़ी तो मैंने कहा गोली चल गई, इतना बताया था। तो तुरंत वो नज़दीक था डीसीपी ऑफिस राजौरी गार्ड में, वहाँ से तब तक वो आ गए थे। और उसके बाद मैं जब इंजर्ड हो गया, पेट में गोली लगी और हाथ में लगी, तो उसके बाद
मैं अपने उसको बोल के डीडीयू हॉस्पिटल गया। बाकी दो लोग और इंजर्ड हुए थे ना, एक सुनील, तीन पुलिस वाले इंजर्ड हुए थे इंक्लूडिंग मी। दो और थे, उनको अलग हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ नज़दीक हॉस्पिटल थे वहाँ भेजा गया ताकि कोई ज़्यादा डैमेज ना हो। तो हाँ, एक विजेंद्र और एक सुनील। तो उसके बाद मैं डीडीयू में गया, वो दोनों कहीं वहाँ पे एक नर्सिंग होम है नज़दीक मोती नगर में, वहाँ पे भेजा। और उसके बाद इनका दोनों का जब एनकाउंटर ख़त्म हुआ तो बाद में मुझे मालूम हुआ कि उनकी गाड़ी को जब चेक किया गया पीछे, तो उनकी गाड़ी की डिग्गी में एक बहुत बड़ा बैनर मिला था। सब चेकिंग हुआ था, रजौरी गार्डन थाने में आते। हाँ, ये गाड़ी की जब गाड़ी को लेके आए थे तो या तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो हॉस्पिटल चला गया, तो मुझे बताया गया था गाड़ी से मिला था बैनर। वो उस बैनर में एबीवीपी को स्पोर्ट वोट एंड स्पोर्ट फॉर एबीवीपी लिखा हुआ था, उसकी बृजमोहन त्यागी गाड़ी में। और अगले दिन चुनाव था। और वो वाली न्यूज़, एक बड़ा हेडिंग टॉपिक मुझे अभी तक भी याद है कि एबीवीपी स्पोर्टिंग गैंगस्टर्स किल्ड इन एनकाउंटर, एसएचओ एंड अदर्स इंजर्ड, ये टॉप लाइन थी एक किसी अखबार की। और उसके बाद दूसरे दिन इलेक्शन हुआ, 16 तारीख को जिस दिन इलेक्शन था, उस दिन हर इंडिया के हर अखबार की फर्स्ट पेज की फर्स्ट न्यूज़ ये बनी थी। और वो फिर सभी स्टूडेंट ने शायद देखा, तो 10 साल से एबीवीपी के जो कैंडिडेट्स इलेक्ट हो रहे थे उस इलेक्शन में एबीवीपी नहीं जीती। बनी थी उस टाइम पे, तो ये कनेक्शन मैं कह सकता हूँ। उसके अगले साल जब हुआ था चुनाव, उस समय अभी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है वो अपने कॉलेज में थी, लेकिन जब अगले साल चुनाव हुआ है 95 में, तो 95 के चुनाव में यस जो मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं, वो 95 के डूसू इलेक्शन में शायद जीती थी। वो क्या पोस्ट पे जीती थी वो आपको मालूम होगा जी, जनरल सेक्रेटरी। मिल पाता है इस तरह से क्रिमिनल्स को एलिमिनेट करने में? देखिए, जैसा मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि एनकाउंटर कोई प्लान नहीं होते हैं। बिल्कुल सच्चाई ये है कि एनकाउंटर किए नहीं जाते, एनकाउंटर हो जाते हैं। एनकाउंटर वो होता है कि जब कोई पुलिस पार्टी या पुलिस ऑफिसर किसी क्रिमिनल को पकड़ने जाता है और वहां से पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक करता है वो क्रिमिनल, फिर पुलिस को अपनी आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है और उसी को एनकाउंटर कहते हैं। कानून की किसी किताब में एनकाउंटर की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है। ये एनकाउंटर है क्योंकि पुलिस को या किसी भी पब्लिक को आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार है। तो इसी का नतीजा होता है कि वो क्रिमिनल अगर अटैक करता है पुलिस ऑफिसर्स पे, तो पुलिस उसको रिटेलिएट करती है उसके अटैक को, और उसी दौरान अगर कोई मारा जाता है या इंजर्ड हो जाता है उसी को एनकाउंटर कहते हैं। यहाँ पर जहाँ पर बात है कि यहाँ पर पॉलिटिकल, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पॉलिटिकल ये कहे कि किसी को एलिमिनेट करो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें डायरेक्शंस यही होती हैं कि गैंगस्टर्स को पकड़ो, पकड़ने की डायरेक्शंस होती हैं। उस पकड़ने के दौरान में अगर कहीं किसी ने अटैक कर दिया हम पर, तो फिर एनकाउंटर हो जाता है और वो फिर मारा जाता है या फिर इंजर्ड हो जाता है। ये सवाल इसलिए मैं पूछा कि आप भी करीब 60 के एज में आ गए हैं, ज़्यादा ही होंगे। मैं 70 का हो गया। हम लोग अगर चलें तो 1970 ऑनवर्ड्स या जेपी मूवमेंट के बाद हिंदुस्तान में पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जितने क्रिमिनल्स थे वो ग्रेजुअली पॉलिटिक्स में आने लगे, चाहे वो दिल्ली में हो या भारत के किसी अन्य राज्यों में। आज के पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स के सपोर्ट के बिना नहीं जीत सकते हैं, ये तय है। एक अधिकारी, बड़े पुलिस अधिकारी होने के नाते आपकी क्या सोच है? ऐसा देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में हो रहा है, और पॉलिटिशियंस किसी शरीफ आदमी को, मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता सभी कोई भी नहीं देते हैं, शरीफ आदमी को टिकट देने में गुरेज करते हैं। वो क्रिमिनल्स को टिकट देते हैं। कोई भी पार्टी आप आ जाइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको क्रिमिनलाइजेशन को रोकने के लिए आप ये देखिए कि एफिडेविट दीजिए कि आप कितने केसेज में इन्वॉल्व हैं, कितने में सजा है या क्या नहीं है। सजा वाला तो खैर नहीं हो सकता, इन्वॉल्वमेंट अगर किसी की क्रिमिनल केसेज में है तो उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसे आदमियों को दूर रखना चाहिए पॉलिटिक्स से। लेकिन आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, वहां पर कहीं ना कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दिया जाता है और वो जीतते भी हैं। यहां पर भी पीछे आपने लोकसभा इलेक्शन में देखा होगा, जेल में रहते हुए क्रिमिनल जीते हैं। रादर टेररिस्ट जिसके टैग लगा हुआ वो पंजाब से एमपी बन गए हैं।
तो ऐसा है नहीं, बिहार के भी देखिए, उत्तर प्रदेश के भी देखिए, तो क्रिमिनलाइजेशन तो पॉलिटिक्स में है और उसकी वजह यह है कि दोनों का रेसिप्रोकल मिली भगत है, गठजोड़ है। क्रिमिनल है तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है तो क्रिमिनल्स को सपोर्ट मिलता है, क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन मिलता है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है, तभी वो फलते फूलते भी हैं। वरना अगर सरकार चाहे क्रिमिनलाइजेशन को रोकने के लिए कि पॉलिटिक्स में किसी क्रिमिनल को आने नहीं दिया जाएगा, तो जिसके खिलाफ कोई ऐसा क्रिमिनल केस हो, पॉलिटिकल केसेस के छोड़ दीजिए, कोई ऐसा क्रिमिनल केस हो, उसको कभी भी टिकट देना ही नहीं चाहिए। ये सभी अगर पॉलिटिकल पार्टीज मान लें यूनानिमसली, तो मैं समझता हूं ये क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का रुक सकता है। लेकिन पॉलिटिशियंस की अपनी मजबूरी है। लेकिन क्या इसमें इलेक्शन कमीशन फेलियर नहीं मानेंगे? अगर इलेक्शन कमीशन अपनी गाइडलाइंस बनाते हैं। हाँ। उस गाइडलाइंस में यही है कि आप एफिडेविट दे दो, एफिडेविट मांगते हैं, और जो क्रिमिनल है वो अपना रिकॉर्ड भी देना पड़ेगा उनको, वो उस एफिडेविट में अपने क्रिमिनल केसेस की डिटेल देते हैं, देंगे। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर सजा नहीं है तो आप उसको इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये वजह है, ये हमारे कानून की कमी है। उसको वजह ये बताते हैं जो पॉलिटिशियंस, अपना लॉजिक ये देते हैं कि हमें ये देना पड़ता है कि ये केसेस झूठे हैं। अरे भाई झूठे हैं तो आप किसी का पासपोर्ट बनाने जा रहे हो, उसके अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसका पासपोर्ट नहीं बनाते हैं। नौकरी में अगर किसी को नौकरी देने की बात आ रही है, अगर वो कोई इन्वॉल्वमेंट है उसकी, तो उसको आपको चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी सरकारी। तो जिस आदमी को नौकरी नहीं दे सकते आप क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, जिस आदमी का पासपोर्ट नहीं बन सकता है, कोई भी और कोई हर चीज में आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड मांगते हैं, तो पॉलिटिक्स में अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको क्यों आप पॉलिटिक्स में लेके आते हैं? ये बात कोई समझ में किसी को आती क्यों नहीं है? बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूं अगर पॉलिटिक्स में क्रिमिनल बैकग्राउंड को रोकना है तो इनके इन्वॉल्वमेंट के ऊपर चेक करना पड़ेगा। और इन्वॉल्वमेंट जो नॉन पॉलिटिकल केसेस की है, जैसे क्रिमिनल केसेस की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें तो आप देखेंगे यूपी और बिहार के कई पॉलिटिशियंस के भरे हुए हैं, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, थ्रेट, कुछ भी है। तो ये देखना चाहिए। जीएन चतुर्वेदी के बाद से लेकर आज तक संजय अरोड़ा साहब तकरीबन 24 पुलिस कमिश्नर बने हैं। जिस समय आप अपने उत्कर्ष पे थे उस समय अरुण भगत गए थे और कौशल साहब आए थे। जी। कौशल साहब के आने के बाद में जो सबसे बड़ी, मेरे हिसाब से, हम लोगों ने जो देखा था कि कौशल साहब पुलिस फोर्स को, या जो एसएचओ या उस रैंक के लोग थे, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही विस्तारित रूप से प्रमोशन दिया था। Yes. जिससे पुलिस फोर्स में मनोबल बढ़ा था। जी जी। एसीपी बने थे, एडिशनल एसी, इस तरह का हुआ था। जी जी। वो क्या था, पहले उसको जरा सा बताइए, फिर मैं आगे कहूँगा। देखिए, मैंने करीब 36 ईयर्स दिल्ली पुलिस में काम किया है। राइट फ्रॉम श्री जीएन चतुर्वेदी, जो 78 में पहले कमिश्नर बने थे, पहले आईजी थे, फिर वो कमिश्नर बने 78 1 जुलाई को। और उसके बाद से 2014 में जब मैं रिटायर हुआ तब तक श्री BS बसी साहब कमिश्नर थे। तो ये 24 जो अब तक हैं वो तो करीब उस टाइम तक करीब 19-20 कमिश्नर्स थे जिनको मैंने अपने बड़े करीब से उनकी वर्किंग को देखा। ये बिल्कुल बात सही है। 1994 में जब एम कौशल साहब कमिश्नर बने थे, उन्होंने एक बहुत वेलफेयर का काम किया था। जो इंस्पेक्टर्स का प्रमोशन स्टेग्नेशन हो गया था, उसको उन्होंने ओपन किया। एक थाने में 3-3 इंस्पेक्टर की पोस्टिंग करने के लिए उन्होंने 364 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर बनाया रूटीन में, और 107 एसीपी को, जो इंस्पेक्टर्स थे जो एसीपी नहीं बन पा रहे थे, उनको एक साथ में 107 एसीपी को प्रमोशन दिया। तो एक बहुत बड़ा बूस्ट था, मॉरल बूस्टिंग था पुलिस फोर्स के लिए। क्योंकि कोई भी आदमी काम करता है प्रमोशन के लिए तो डेफिनेटली करता है, क्योंकि ये पुलिस की नौकरी ऐसी है जो इसमें प्रमोशन मिलना बड़ा टेढ़ी खीर होती है। और कहीं भी जरा सा पुलिस में काम करते करते किसी के खिलाफ कुछ हो जाता है तो उसकी प्रमोशन रुक जाती है। तो उस टाइम पर जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, 364 इंस्पेक्टर बने थे, 107 एसीपी बने थे। बहुत बड़ा दिल्ली पुलिस में एक लैंडमार्क काम हुआ था जो कौशल साहब के टाइम में हुआ था। उसके बाद भी कमिश्नर साहब रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, मिक्स सा रहता है। कोई बहुत बोल्ड थे, कोई इतने ज्यादा बोल्ड नहीं थे। उसी पॉइंट पे मैं पिछले जीएन चतुर्वेदी से लेके आज संजय अरोड़ा, और शायद दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार ये घटना हुई थी जिसमें आलोक वर्मा जी जी, जो कमिश्नर के साथ में ये सीबीआई और बहुत तरह का मुकदमा हुआ, ये भी एक तरह से दिल्ली पुलिस के जो प्रतिष्ठा है उस पर एक आंच खराब हुआ था। यस यस। मेरा मानना है, ये मैं सोच रहा हूँ आप जो कहेंगे, कि इस 24 कमिश्नर ऑफ पुलिस पे
दिल्ली के लोगों के बीच या जो अपने फोर्स है, पुलिस फोर्स 70,000, 80,000, 84,000 जो भी फोर्स, उसमें जो विजिबिलिटी की बात है वो कमिश्नर में कौशल साहब के बाद शायद कोई विजिबिलिटी नहीं हो पाया। देखिए, कमिश्नर साहब का जो काम करने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। कमिश्नर साहब का अलग था और बाकी जो अपने अपने हिसाब से, अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से या पुलिस को क्या देना चाहते हैं, पुलिस में कितना अपना इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं, हर कमिश्नर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। और उन्होंने, मैं समझता हूँ हर आदमी, हर कमिश्नर साहब ने अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी जो भी कुछ उनकी सोच है उसके हिसाब से दिल्ली पुलिस को कोई ना कोई योगदान दिया है। उसको मैं ये कमेंट करना कि कौन अच्छा था कौन खराब है, ये मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली लीडरशिप की बहुत ज़रूरत होती है पुलिस में। लीडरशिप, अगर लीडर अच्छा है तो डेफिनेटली पुलिस का मोरल अप होता है। यहाँ बीच बीच में कई जगह कुछ कमिश्नर्स ऐसे आए थे, नाम लेना ठीक नहीं है, जिनके आने की वजह से लीडरशिप की थोड़ी सी कमी रही, पुलिस का मोरल डाउन भी हुआ। और जैसे आपने अभी एक जिक्र किया है आलोक वर्मा साहब और अस्थाना साहब का बीच में टसल हुई, वो टसल भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो छवि है उसको खराब किया। पब्लिक में कमिश्नर्स ने क्या क्या किया वो सारा एक्सपोज किया गया, ये सारा हुआ। ये अच्छे टेस्ट की बात नहीं है, ये अवॉइड होता तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सब हुआ है। तो दिल्ली पुलिस की हिस्ट्री में एक ब्लैक शॉट रहेगा। लीडरशिप की बात में तो मैं समझता हूँ कि आप लोग के टेंडर में जो 90s का पीरियड है, ये 10 साल, उस समय जितना ज़्यादा आप लोग वोलाटाइल थे, यस, उतना अब नहीं है। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ उस टाइम पे क्या था, वो लीडरशिप की बात है। आप वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी श्री दीपक मिश्रा जी जब वहाँ थे तो ये मैक्सिमम वहाँ पर क्रिमिनल्स के ऊपर इतना प्रेशर रहा, यानी कि 94 से लेकर 93 से लेकर 2003-04 तक ये ऐसा दौर था 10 साल का। उस दौरान दिल्ली में क्रिमिनल्स आते हुए डरते थे। और ख़ास तौर से वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर स्पेशल सेल में जब मैं और दूसरी टीम हमारी आई वहाँ पर, तो वहाँ पर जो पकड़ धकड़ की बात, जैसे मैंने एनकाउंटर्स की बात की, क्रिमिनल्स को उनको पकड़ने के लिए कितनी मेहनत की और उस मेहनत में कई बार एनकाउंटर हुए। उस एनकाउंटर्स की डर की वजह से मैं आपको गारंटी देता हूँ वो 10 साल का पीरियड मैं उसको गोल्डन पीरियड समझता हूँ दिल्ली पुलिस का। और उन दिनों क्रिमिनल्स दिल्ली में एंटर करते हुए डरते थे। और कुछ क्रिमिनल्स तो ऐसे थे जो कि जेल से बाहर थे, किसी केसेस में अपने बेल को कैंसिल करा के वापस जेल में चले गए, क्योंकि वो समझते हैं जेल में हम सेफ हैं, बाहर रहे तो कहीं के स्पेशल सेल या दिल्ली पुलिस की कोई टीम उनको एनकाउंटर कर देगी। ये डर था क्रिमिनल्स के दिमाग में। वो डर आज की डेट में, जैसे आपने पूछा, आज की डेट में वो डर नहीं है। उसकी वजह मेन ये बताता हूँ, उस टाइम पे जो हमारी लीडरशिप थी, चाहे वो डीसीपी रैंक है, चाहे ज्वाइंट सीपी रैंक है, चाहे कमिश्नर रैंक है, उस टाइम पर लीडरशिप ने ऐसे काम करने वाली टीम को सपोर्ट किया। और सपोर्ट करने का ही एक नतीजा होता है कि आदमी जो काम जो करता है, दिल्ली पुलिस की कोई भी टीम है वो काम करेगी ना, उसका मोरल अप होना बहुत जरूरी है। उसका मोरल अप है तो वो कुछ भी कर जाएंगे। हमारे दिल्ली पुलिस में ऑफिसर्स की, अच्छे ऑफिसर्स की कोई कमी नहीं है, बट उनको कोई एक शार्प करने वाला या उसको एक गाइड करने वाला या उसको प्रोटेक्ट करने वाला अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो कहीं गलती भी हो सकती है। उस गलती को भी बोनाफाइड मिस्टेक अगर है तो उसको दरगुरेज करना जरूरी है, ताकि पुलिस का मोरल डाउन ना हो। अगर पुलिस का मोरल डाउन नहीं होगा तो आगे काम करने का हिम्मत मिलेगा। वो आज की डेट में मुझे ये बातें कम नजर आ रही है। $97 में सीपी SS राठी केस, 2002 में अंसल प्लाजा, फिर हुआ था 2003 में अगस्त में मिलेनियम पार्क में जिसमें रफ़ीक को मारा गया था, 2005 में धौलाकुआं में हुआ था जिसमें रविंदर त्यागी और कुछ कांड हुए थे, जो पुलिस वाले थे उन पर FIR और क्या क्या हुआ था। 2005 में उत्तम नगर में हुआ था, 2006 में सोनिया बिहार में हुआ था, फिर बाटला हाउस, फिर एक फौजी 2014 में अगस्त महीने में हुआ था। इस तमाम चीज़ को लेके फिर मैं चला जाता हूँ फिल्म पे। बॉम्बे में जितने भी इनकाउंटर्स होते हैं उस पर फिल्म बनती है, दिल्ली में भी बाटला हाउस पे फिल्म बनी थी। आप क्या समझते हैं कि इस तरह से फिल्म बनाना, इसका सामाजिक दृष्टिकोण से या पुलिस के मनोबल पर कैसा प्रभाव पड़ता होगा?
या सिर्फ ये पैसा कमाने के लिए होता है? देखिए, ये जितने आपने एनकाउंटर के नाम लिए हैं ना, वो सारे मैक्सिमम एनकाउंटर्स या तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के दौरान के टाइम है, उसके बाद नहीं है, तो फिर ये स्पेशल सेल के रहते हुए एनकाउंटर्स हैं। और इन एनकाउंटर्स के बाद कई एनकाउंटर्स में क्वेश्चन भी उठे, सवालिया निशान हुए, किसी को फेक भी बताया गया। एनीवे वो अलग अलग कहानी है, उसकी इंक्वायरी हुई और जो भी हुआ इसमें एक्शन हुआ। लेकिन जहाँ तक इन एनकाउंटर्स की ऊपर फिल्म बनने की जो बात है, उस फिल्म में अगर पुलिस का रोल पॉजिटिव दिखाया गया है, पुलिस की मजबूरियां दिखाई गई हैं, तो वो उसका पुलिस के ऊपर तो मनोबल बढ़ेगा। लेकिन अगर उसके बारे में पुलिस की वीकनेस या पुलिस को क्रिटिसाइज किया गया है या पुलिस के बारे में ये बताया कि नहीं इन्होंने गलत किया है, ये किया है, उसमें पुलिस का मनोबल डाउन होता है, भले ही वो। और दूसरी बात एक और मैं बता दूं, फिल्मी जो स्टोरी होती है वो इसमें नमक मिर्च मसाला लगाया जाता है ज़्यादा, असलियत में कुछ होता है, दिखाया कुछ जाता है। उसके ऊपर पब्लिक के रिएक्शन की बात मैं करूं तो पब्लिक को थोड़ा बहुत, ये तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये तो होता है कि उनको पब्लिक की और ये इनकाउंटर्स के बारे की स्टोरी, चाहे वो झूठी सच्ची जैसी बताई गई एनकाउंटर में, वो तो उनको मालूम होता है। लेकिन ज़्यादा इसमें ये होता है कि फिल्म बनाने के बाद किसी भी पुलिस की स्टोरी के ऊपर फिल्म जब बनती है तो जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपना एम ये होता है कि उनको पैसा कितना कमाया जाए, क्योंकि ये जो स्टोरीज होती हैं पब्लिक उसको देखना चाहती है, चाहे वो झूठी हो चाहे सच्ची हो, तो उसको फिल्म के रूप में अगर कोई दिखाया जाता हो तो वो फिल्म चलती है और चलने के दौरान उसको पैसे कमाई होती है। तो बेसिकली डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को इसमें फ़ायदा होता है। आप तो शीर्षस्थ बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर है, आप इनकाउंटर भी में कही है कि इनकाउंटर भी आपने किया, आज रिटायरमेंट के बाद आप वकील भी बन गया। आप मुझे ये बताएं कि क्या इस तरह से कोई वैधानिक या इस तरह से कोई कानूनन प्रक्रिया नहीं हो सकती है कि अगर कोई आदमी फिल्म बनाता है तो संबद्ध जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जहाँ घटना है, या उसके जो कमिश्नर आयुक्त है, उनसे उसके बारे में पूरी बातचीत करें, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि अगर फिल्म बना रही है तो उसमें ट्रू बातें अगर होना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ बात लेने के बाद में उसमें नमक मिर्च मसाला और वो टेस्ट दे दें कि पब्लिक को क्या अच्छा लगता है, वो सब अगर दिखाया जाएगा तो वो बिना पुलिस की पूछे हुए, पुलिस से बिना फीडबैक लिए हुए अगर वो कहेगा तो वो गलत बात है। ये होना चाहिए। किसी भी एरिया की पुलिस की स्टोरी के ऊपर कोई फिल्म बनती है तो वहाँ के पुलिस के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनकी राय लेनी चाहिए, वहाँ के जो कमिश्नर या जो डीजीपी हैं उनकी, चाहे मैं दूसरी स्टेट्स की बात करता हूँ जहाँ पे कमिश्नर सिस्टम नहीं है, वहाँ से उनसे पूछना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं एक कानून में बनना चाहिए कि इस प्रकार से कोई अगर फिल्म बनाता है तो बिना उनकी मर्जी के, बिना उनके पूछे ऐसी बातें इसमें नहीं आनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में फिल्म दिखाने का ज़्यादा पर्पज़ ये होता है कि पैसा कैसे कमाया जाए और कैसे उसको फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर उसको दिखाया जाए ताकि पब्लिक उसको ज़्यादा पसंद करे। और मैं एक बात बता देता हूँ कि फिल्म में अगर पुलिस के खिलाफ कोई ज़्यादा होता है ना तो वो ज़्यादा अच्छी चलती है, क्योंकि हम पब्लिक के लोगों को माइंडसेट ये है कि पुलिस के खिलाफ कितनी बात हो ना वो उनको ज़्यादा टेस्टी लगती है। वो बात ठीक नहीं है। वो क्यों है वो हमें देखना चाहिए। पुलिस और पब्लिक रिलेशंस कैसे हो कि पुलिस को अपना फ्रेंड समझे पब्लिक, और जब जिस दिन ये पब्लिक ये समझ लेगी फ्रेंड है मेरा, तो फिर पुलिस की छवि में सुधार आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये जो प्रोड्यूसर्स हैं पुलिस की जो नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं उनको भी एक लेसन मिलेगा।